हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप पंजाब लेक्चरर कैडर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आप देख रहे होंगे। इसके पहले तक मैंने आपको एमएससी वाले क्वेश्चंस जो हैं एंट्रेंस एग्जाम जो पंजाब यूनिवर्सिटी के होते हैं वो करा दिए। अब आरपीएससी के जो क्वेश्चंस है वो मैं करा रहा हूं, क्योंकि अब ये जो एग्जाम है आरपीएससी के लगभग सिमिलर हो चुका है। तो आरपीएससी के जो पेपर्स हैं वो अब मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम 2022 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। जो भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है मिनिमम डिफरेंस डी between the two arms of a Michelson interferometer that seeks to measure two closely spaced wavelength using a source of which the coherence length is LC is given by। हमें D की वैल्यू बतानी है। तो यहां पर आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर का कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है? सबसे पहले कोहेरेंस लेंथ का फॉर्मूला यूज करो, है ना। तो कोहेरेंस लेंथ का फॉर्मूला यूज करो, कोहेरेंस लेंथ। तो कोहेरेंस लेंथ का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास LC। तो ये फॉर्मूला LC बराबर होता है लैम्बडा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लैम्बडा, और इक्वेशन फर्स्ट। और उसके बाद लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 2D, जैसा कि हम जानते हैं। तो लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा लैम्बडा। तो यहां से ये हो जाएगा डेल्टा लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 2D, और इसको आप 2D को बराबर लिख सकते हो लैम्बडा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लैम्बडा के, ऐसा लिख सकते हो। तो इसको आपने लिखा इक्वेशन नंबर 3। अब 1 और 3 दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 3। अब 1 और 3 को आप इक्वल कर दो। 1 और 3 को आप इक्वल कर दोगे तो यहां से 2D इक्वल्स टू बनेगा LC, और D जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी LC अपॉन 2। डी जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी LC अपॉन 2, और हमारे पास आंसर आ जाएगा सेकंड। और यही हमें निकालना था, मिनिमम डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज D। स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो है स्लिट से कैपिटल D। D इज मच ग्रेटर देन D एंड लैम्बडा, और लैम्बडा वेवलेंथ लाइट है। नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पर यूनिट विड्थ, हमें निकालना है नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पर यूनिट विड्थ। तो सबसे पहले आपको फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला है उसको हम लिखते हैं बीटा से, और वो बराबर होता है किसके? लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। ये फॉर्मूला होता है लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी के बराबर होता है। ठीक है, ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। अब हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है यहां पर नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पर यूनिट विड्थ। नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पर यूनिट विड्थ, पर यूनिट विड्थ यानी कि आपको डिवाइड करना है बीटा से। यहां इसको डिवाइड करना है बीटा से। तो इसको अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं तो n जो है n, वो n यहां पर n उसके लिए, तो फॉर ये तो एक के लिए, तो फॉर n नंबर्स, तो n नंबर्स के लिए हो जाएगा बीटा की वैल्यू ये हो जाएगी n लैम्बडा d अपॉन d। अब हमें बोला है नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पर यूनिट विड्थ। तो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पर यूनिट विड्थ। तो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पर यूनिट विड्थ निकालना है हमें। तो हमें निकालनी है कैपिटल N में इसको लिख रहा हूं। तो हमें निकालना है n अपॉन बीटा, n का n और बीटा की वैल्यू n लैम्बडा d अपॉन d हो गया। तो यहां से क्या बनेगा? यहां से n से n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा d अपॉन लैम्बडा कैपिटल D। तो क्या आंसर आ जाएगा? d अपॉन लैम्बडा कैपिटल D, जो कि ऑप्शन कौन सा बन रहा है? थर्ड। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट है द मसल्स ऑफ नॉर्मल आइज आर लीस्ट स्ट्रेन। लीस्ट स्ट्रेन कब होगी? जब जो ऑब्जेक्ट है वो फार अवे रखा होगा, यानी कि फार अवे फ्रॉम द आइज। तो इसमें होगा क्या? जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फार अवे, तो उस केस में जो हमारे पास फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। तो देन आईज आर अनस्ट्रेन्ड
आई लेंस जो है वो छोटा होता जाएगा और फोकल लेंस मैक्सिमम हो जाएगी। तो फोकस लेंस जो है वो क्या हो जाएगा, फोकस लेंथ सॉरी, तो उस केस में जो फोकस लेंथ है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, फोकस लेंथ मैक्सिमम। तो ये वो कंडीशन है जब यहाँ आंखें जो है आराम की स्थिति में होती है, क्योंकि आंखों को हम छोटी करते हैं दूर दूर की चीज देखने के लिए, तो जो लेंस है वो छोटा होता जाता है, छोटा होता जाएगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है द, सेम क्वेश्चन है क्या, ये भी सेम है से, अच्छा ये हो गया। अच्छा ये है क्वेश्चन, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर शुड है, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए क्या होना चाहिए। तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अगर हम बात करें, आइडियल ओपैम, तो इसका जो इनपुट इम्पिडेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। तो इनपुट इम्पिडेंस जिसको हम जेड से लिखते हैं, जेड से, तो जेड आई जो है वो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब करंट जो है वो जीरो हो जाए, तो इनपुट करंट क्या हो जाए, जीरो, और जो आउटपुट इम्पिडेंस है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। आउटपुट इम्पिडेंस जीरो हो जाएगा तो आउटपुट करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये किस केस में होता है, ये आइडियल एम्पलीफायर के केस में होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 and 4 इज 1 यूनिट। तो मैग्नीट्यूड का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है आर स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो 1 यूनिट ये दिया है तो यहां लिख दिया मैंने 1, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस यहां पर आ गया 2ab और ये आ गया कॉस थीटा। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बन के आएगी, यहां से जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी यहां से, अच्छा ए बी की वैल्यू रख दूं यहां पर मैं, तो ए बी की वैल्यू 4 × 12 = 24, तो यहां से हो जाएगा 24 कॉस थीटा, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 24 कॉस थीटा माइनस इक्वल्स टू -24, और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1, और कॉस थीटा अगर -1 हो गया तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगी, यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई। अब आपको पूछा है इनका क्रॉस प्रोडक्ट बताओ, तो ए क्रॉस बी करना है, तो ए क्रॉस बी करना है तो वो बराबर होगा ए बी साइन थीटा। तो ए बी यानी कि 3 × 4 आपको करना है और साइन पाई हो जाएगा, तो साइन पाई क्या वैल्यू दे देगा, 0। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है टू सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स ए एंड बी, दो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, एक है ए और एक है बी, दोनों का मटेरियल सेम है, हैव द सेम लेंथ, दोनों की लेंथ भी सेम है, तो मटेरियल सेम है तो इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो सेम हो जाएगी, तो रो ए इक्वल्स टू रो बी और एल ए इक्वल्स टू क्या दिया है, एल बी। कंडक्टर ए है, ए हैज अ सॉलिड डायमीटर, तो कंडक्टर ए का जो डायमीटर है वो है 1 मीटर और ये सॉलिड है, तो इसकी जो रेडियस है आर ए वो हो जाएगी कितनी, वो हो जाएगी 0.5 मीटर। तो यहां से एरिया निकाल लेंगे ए, तो ये हो जाएगा पाई आर ए स्क्वायर, तो यहां से एरिया ऑफ ए जो है वो बन जाएगा पाई और 0.5 का स्क्वायर। अब उसके बाद दूसरा है जो वो होलो ट्यूब है जिसका इनर डायमीटर 1 है और आउटर डायमीटर 2 है, तो एरिया ऑफ बी जो निकलेगा, एरिया ऑफ बी वो होगा पाई आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर। तो ये पाई आउटर का डाया हो जाएगा 2 है तो रेडियस हो जाएगी 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ बी। हमें पूछा है रेशो ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमें निकालना है आर ए अपॉन आर बी, तो आर ए रो ए एल ए अपॉन ए, और यहां से हो जाएगा ये रो बी एल बी अपॉन ये हो जाएगा ए बी। अब यहां पर गिवन है कि ये बराबर है रेजिस्टिविटी, तो ये कट गया और लेंथ भी बराबर है, कट गया, तो ये जो रेशो बनेगा ये बनेगा पाई 1 स्क्वायर माइनस 0.5 स्क्वायर अपॉन ये बन जाएगा पाई और 0.5 का स्क्वायर, तो ये तो कट गया यहां से। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/4 और ये कितना हो जाएगा 1/4, भाई 0.5 का मतलब कितना हो गया 1/2 हो गया, तो यहां से ऊपर से सॉल्व करोगे ये आएगा 3/4 और ये आएगा 1/4, तो ओवरऑल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 3। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जब फेज शिफ्ट 30 डिग्री है तो पार्टिकल की जो एनर्जी है वो 0.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जब ये 60 डिग्री होगा तो एनर्जी बतानी है।
तो यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा किसका, जो क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन, स्कैटर्ड क्रॉस सेक्शन, उसका यूज करना है। तो स्कैटरिंग के लिए जो एस वेव स्कैटरिंग के लिए है ना, तो स्कैटरिंग के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला हमारे पास होता है सिग्मा इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन के स्क्वायर, और एल्जेब्रिक समेशन, एल्जेब्रिक समेशन ये होता है एल की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट, यहां होता है 2l+1, और ये होता है साइन स्क्वायर डेल एल, और डेल एल जो है वो फेज शिफ्ट है। अब यहां पर जो वेव है वो कौन सी वेव है, यहां पर एस वेव है, तो फॉर एस वेव, फॉर एस वेव, तो एस वेव के लिए एल की वैल्यू हो जाएगी 0, तो सिग्मा की वैल्यू बनेगी 4 पाई अपॉन के स्क्वायर, और यहां से ये बन जाएगा साइन स्क्वायर डेल एल। अब जो के है, के, उस के की वैल्यू होती है, कितनी होती है के की वैल्यू, के स्क्वायर की वैल्यू जो होती है 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, तो सिग्मा की जो वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू वो बन जाएगी, यहाँ के स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे तो 4 पाई एच कट स्क्वायर अपॉन 2me, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर डेल एल। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ई जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके, साइन स्क्वायर डेल एल के। तो अब मेरे को यहां पर लिखना है E1 अपॉन E2 बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर डेल एल 1 अपॉन साइन स्क्वायर डेल एल 2। तो E1 जो है वो हमें एनर्जी दी है, कितनी दी है 0.15, E2 हमें निकालना है, और पहले एंगल है 30 डिग्री, फिर बाद में है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो E2 की वैल्यू साइन स्क्वायर 0.15, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 3/4, 3/4, और साइन स्क्वायर 30 ये हो जाएगा 1/4, तो ये 4 से 4 कट गया, तो यहाँ से 15 दिया 45, ये आंसर आ जाएगा 0.45। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.45 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड, कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, दो रॉड है, इनको ऐसे जोड़ा हुआ है, एक रॉड ये हो गई और एक रॉड ये हो गई, इनका जो यंग मॉड्यूलस है इसका y1 है और इसका y2 है, इक्विवेलेंट यंग मॉड्यूलस निकालना है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला जो हमारे पास होता है डेल्टा एल का, वो होता है FL अपॉन AY। तो यहां से इसको मैंने ऐसे लिखा AY अपॉन एल इक्वल्स टू F अपॉन डेल्टा एल, तो ये बन गया हमारे पास K, जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना K, वो हमने स्प्रिंग कांस्टेंट बना लिया। तो पहले वाले के लिए K1 जो है वो बन जाएगा कितना, F अपॉन AY, सॉरी ये हो जाएगा AY, AY1 अपॉन एल, दोनों की जो लेंथ है वो सेम है क्योंकि आइडेंटिकल है, और K2 जो है वो बन जाएगा AY2 अपॉन L2, AY2 अपॉन L हो जाएगा। अब इनको दोनों को स्प्रिंग की तरह ट्रीट करो, जो स्प्रिंग सीरीज में लगी हुई है, तो ये K1 हो गया, ये K2 हो गया, तो स्प्रिंग सीरीज में है तो उसके लिए 1 अपॉन K इक्विवेलेंट बराबर होता है 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। तो यहां से K इक्विवेलेंट की जो वैल्यू बनेगी वो K इक्विवेलेंट की वैल्यू बनेगी कितनी, K1 K2 अपॉन ये हो जाएगा K1 प्लस K2। तो यहां से वैल्यू डाल दो K1 K2 की, तो K1 की वैल्यू है AY1 अपॉन एल, और ये है AY2 अपॉन एल, यहां से ये बन जाएगा AY1 अपॉन एल प्लस AY2 अपॉन एल। तो कॉमन कितना आ जाएगा, कॉमन हमारे पास आ जाएगा यहां से हमारे पास यहां से कॉमन आएगा, अच्छा इक्विवेलेंट का भी निकालना है ना, एक मिनट रुको, इसको वैसे ही करो आप, इसको आप ऐसे ही करो, K इक्विवेलेंट की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी अपन को यहाँ पर। तो टोटल पूरे के लिए निकालेंगे तो लेंथ हो जाएगी 2 गुना, तो मैं यहां इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा L इक्विवेलेंट अपॉन